जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। आपका काम मैंने आसान कर दिया, मैं कर दिया इसको बाइलिंगुअल, पर इसके लिए भैया मेरे को लगी है बहुत मेहनत। कैसे? देखो, ये मैंने इसको यहाँ से हिंदी वाले को छुपा के इंग्लिश करा, तो काट काट के मुझे इसको लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने एक चीज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा आप भी कोऑपरेट करिए। अब से मैं 50 क्वेश्चन तक ही आपको कराऊंगा, क्योंकि टाइम लगेगा मुझे इसको बाइलिंगुअल को सेट करने में। ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, शानदार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल ये वीडियो अब होगा। ठीक है, जो 180 क्वेश्चन इंग्लिश वालों के बचे हैं वो मैं करा दूंगा, आप परेशान मत होइए। आपसे ये वीडियो बाइलिंगुअल ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 180 से आज का लेक्चर शुरू होगा। कह रहा, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहेंसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप? कैल्शियम, सल्फर, जिंक या आयरन? ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जो इनहेंस करता है ऑयल कंटेंट मस्टर्ड क्रॉप में? तो ये होता है हमारा सल्फर। है ना, देखते हो बड़ी तीक्ष्ण स्मेल भी आती है तेल में, तो ये सल्फर कंटेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा, मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय एफी क्लीमेंट्स, CC पार्क, DV एगर या SG गाउट? किसने करा था दोस्तों मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन? तो इसका प्रतिपादन करने वाले थे आपके FE क्लीमेंट्स। कौन थे दोस्तों? FE क्लीमेंट्स। और मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी क्या है, जैसे नहीं कोई बंजर एरिया है, धीरे धीरे सक्सेशन होकर उसमें एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया कवर होकर क्लाइमेक्स तक जाता है जो चीज़ें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना में कंसीडर द फॉलोइंग: एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, पैराकॉट और एल्क्लोर। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है या वीडिसाइड्स के रूप में यूज होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन वीडिसाइड्स के रूप में यूज होता है? एट्राजाइन, ठीक है, ब्यूटाक्लोर, पैराकॉट और एल्कोलर, ये दोनों ही, मतलब कहने का चारों ही खरपतवार के रूप में यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है, 183 कह रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच? सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम सल्फेट, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एसिटिक एसिड, कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट, सोरिंग ऑफ मिल्क नाइट्रिक एसिड और एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना होगा इसमें। ठीक है, तो आपको पता है दूध खट्टा किसकी वजह से होता है? नाइट्रिक एसिड। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये लैक्टिक एसिड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, 184 कह रहा है, निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉल्ड डॉक्टर ऑफ होम? पीपल, आंवला, नीम या बनाना? ठीक है, किसको घर का डॉक्टर कहा जाता है? तो घर का डॉक्टर कहा जाता है भैया आंवला को। किसको कहा जाता है? आंवला को घर का डॉक्टर कहा जाता है या डॉक्टर ऑफ होम कहा जाता है। क्यों? इसकी जो इतनी सारी इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं इसको खाने में, इसलिए इसको डॉक्टर ऑफ होम कहते हैं दोस्तों। चलिए 185 देख लेते हैं हम। कह रहा, सौर ऊर्जा पैदा होती है परमाणु संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा या परमाणु विघटन द्वारा? द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑक्सीडेशन, ग्रेविटेशन या न्यूक्लियर फिजन? तो दोस्तों बहुत ही आसान है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है या परमाणु संलयन द्वारा सौर ऊर्जा पैदा होती है। और फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है? दो और दो से ज़्यादा छोटे एटम जो है मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं ना, बड़ा एटम बनाते हैं, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तो आसान है दोस्तों। नीली क्रांति कृषि उत्पादन से, तिलहन से, मछली उत्पादन से या दलहन से? ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन या पल्स प्रोडक्शन? तो ये आपका बहुत ही आसान है, मछली उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप? खरबूजा, मटर, लोबिया, चुकंदर? मुस्क मेलन, पी, काउपी और शुगर बीट? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी फसल लवण सहिष्णु है या सॉल्ट टॉलरेंट है? तो ये हो जाएगा मुस्क मेलन या खरबूजा। ठीक है, 188 देखते हैं। सौर ऊर्जा का कारण है भाई, सौर ऊर्जा का क्या कारण है? सोलर एनर्जी का भी देख लिया। देखिए उसी को क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ लिया ना,
फ्यूजन रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा, या संलयन प्रतिक्रिया, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इसी वजह से निकलती है। अगला है शक्ति का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, हर्ट्स, वोल्ट, वॉट या न्यूट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर होती है आपकी वॉट, क्या हो जाती है, वॉट आपकी यूनिट ऑफ पावर होती है। 190 देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो ये भी आसान है, कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है कार्य का मात्रक, जूल। न्यूट्रॉन, वॉट और टाइम, ये किसके होते हैं, न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल चार्ज एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पावर की यूनिट होती है वॉट, है ना। और डाइन किसका मात्रक, डाइन फोर्स का यूनिट होती है सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में होती है। और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 191 कह रहा है पार्शिक मात्रक है किसका भाई, खगोलीय दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का या चुंबकीय बल का। पार्शिक इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, टाइम, लाइट इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो पार्शिक यूनिट होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का, किसका, खगोलीय दूरी का। और खगोलीय दूरी का या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मतलब होता है जो डिस्टेंस होती है बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना, सूरज और धरती के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पार्शिक। और एक पार्शिक आप सोच भी नहीं सकते कितना होता है, मतलब 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, मतलब कितना ही हो गया भैया, कोई अंदाजा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग करनी है, भौतिक राशि है और इकाई है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है और यूनिट है, ठीक है। त्वरण है, कृतकार्य है, बल है, आवेग है। एक्सलरेशन, वर्क डन, फोर्स और इम्पल्स। एक्सलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वर्क की यूनिट जूल होती है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। इम्पल्स की न्यूटन सेकंड हो जाती है। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 193 देखते हैं। कह रहा है जूल धारा, एम्पियर सामर्थ्य, वॉट कार्य, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी ऊष्मा। मैचिंग करनी है आपको इसको। अब जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है भाई, कर दो इधर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है। वॉट होती है पावर की। वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। कैलोरीज किसकी होती है, हीट की। हिंदी में भी अगर देख लें तो जूल होती है कार्य की, एम्पियर होती है धारा की, वॉट होती है आपकी विभवांतर की, नहीं सॉरी, वॉट किसकी होती है, पावर की। वॉट किसकी, एक सेकेंड, वॉट हो गई आपकी यानी सामर्थ्य हो गया, वोल्ट विभवांतर हो गया, कैलोरी ऊष्मा हो गई, ठीक है। यानी इसका सही आंसर हो गया आपका ए, ठीक है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 94 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 94 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही सुमेलित तो नहीं है। नॉट मीजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजर टाइम। यानी नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, और प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब क्या सही मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाश वर्ष है ये अंतरिक्ष में जो वस्तुएं होते हैं उनके बीच की दूरी बताता है प्रकाश वर्ष, है ना, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बताता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। ये गलत है, समय की इकाई ये नहीं है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉट जहाज के चाल की माप है, नॉटिकल माइल नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी है, और एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। और एक लाइट ईयर बहुत एग्जाम में पूछता है कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए 195 देखते हैं, मैचिंग करनी है आपको इसकी। 195 में मैच कर लेते हैं हम लोग। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी ये भाई किसकी होती है, मैक में होती है। और वेव लेंथ एंगस्ट्रॉम भाई, ठीक है। प्रेशर पास्कल हो गया, ठीक। एनर्जी की यूनिट जूल हो गई, बिल्कुल सही है। यानी 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है भाई। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, 1 माइक्रोन में कितनी लेंथ होती है, 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 1 mm या 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए 1 माइक्रोन में होता है आपके 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, कितना होता है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए देगा तो आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, मीटर में भी ये पूछ सकता था। 197 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, आशु शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। यानी डेसिबल यूनिट ऑफ लाउडनेस, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर,
नॉटिकल माइल डिस्टेंस यूनिट इन नेविगेशन, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सेल्सियस जो है ये आपका गलत है यहाँ पे, क्योंकि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, तो हीट की इकाई जो होती है, हीट की वो क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है, ना कि सेल्सियस। सेल्सियस तापमान की या टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है सेल्सियस, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 198 देखते हैं। 198 कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, सेंटीग्रेड, कैलोरी, आर्ग या जूल, ठीक है। इनमें से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं होगा, तो सेंटीग्रेड आपको पता है ये किसकी इकाई होती है, ये होती है तापमान की या टेम्परेचर की, है ना। सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, ये सब टेम्परेचर की यूनिट होती है। और हीट की कैलोरी, आर्ग या जूल होती है। तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेटली वन ऑफ द फॉलोइंग बैरल ऑफ ऑयल। एक बैरल में कितने लीटर ऑयल होता है ये बताना है। 131, 159, 179 या 201। तो वो एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर। कितना होता है, 159 लीटर। यही बैरल्स में ही जो ऑयल्स आते जाते हैं। 211 लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर, ठीक है। इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए 1 माइक्रोन जो होता है ये होता है 10⁻⁻6 मीटर, याद रखना। 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर की बात करेंगे वो 10⁻⁹ मीटर हो जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। फर्मी मीटर की बात करें 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो सबसे छोटा हो गया फर्मी मीटर। क्या हो गया, फर्मी मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 201। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशियन, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार, ठीक है। तो किसका उपयोग करा जाता है, इसके लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं ना, सोनार का उपयोग करते हैं। ये क्या करती है, सबमरीन में क्या एक डिवाइस लगाते हैं जो एक रे छोड़ती है, और जो भी समुद्र के अंदर चीज़ें होती हैं उससे टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। तो सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, इन सोनार हम कौन सी रेज यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स, ऑडियो साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव या इंफ्रासोनिक वेव। तो बहुत ही आसान है, इसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव या यूवी रेज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। 203 कह रहा वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर बाय बोरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड हम लोग किसकी वजह किससे नापते हैं, तो ये मापते हैं एनीमोमीटर से। किससे, एनीमोमीटर से नापते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और विंड वेन क्या नापती है, डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना, कि दिशा क्या है हवा की, ये विंड वेन नापती है, ठीक। हाइड्रोमीटर डेंसिटी लिक्विड की नापता है। लिक्विड की क्या नापता है, जो डेंसिटी होती है, या लैक्टोमीटर भी कह सकते हो ना, कि दूध में कितना पानी मिला, ये लैक्टोमीटर जो होता है उससे नाप लेता है। एनीमोमीटर वेलोसिटी होगी। बोरोमीटर आपको पता ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। क्या मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप लेता है, ठीक है। चलिए 204 देख लेते हैं। 204 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर विंड स्पीड, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट, टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस या पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये इनमें से बताना है आपको कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए टैकोमीटर यहाँ पे दबांतर है, ये गलत दिया हुआ है। टैकोमीटर जो है ये जो रोटेशन स्पीड होती है ना, या रोटेशन गति जो होती है ना, उसको नापता है, कि किसी चीज़ की रोटेशन गति को मापता है कि कितनी उसकी रोटेशन स्पीड है, ठीक है। बाकी एनीमोमीटर ठीक है, अमीटर ठीक है, पायरोमीटर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उच्च ताप, अब देखिए अगले क्वेश्चन वही पूछ लिया कि पायरोमीटर किस लिए यूज़ होता है। पायरोमीटर किसके मापने के लिए यूज़ होता है भैया, वायुमंडल दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या घनत्व, यानी प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर या डेंसिटी। तो क्या है देखिए अभी बताया ना ऊपर, उच्च ताप यानी क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है, और ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ होता है। क्या होता है, हाइग्रोमीटर यूज़ होता है। घनत्व डेंसिटी के लिए हम लोग देख ही चुके हैं, लैक्टोमीटर आप कह सकते हो उसको, या कोई और भी नाम कह सकते, हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर, है ना। हाइड्रो है ये और वो हाइग्रो है। हाइग्रो ह्यूमिडिटी नापता है और हाइड्रो डेंसिटी नापता है, ठीक है। 206 देखते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर या पैक्नोमीटर, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर नापने के लिए, तो पायरोमीटर, अभी ऊपर देखा ना, पायरोमीटर का यूज़ करा जाता है, ठीक है। 207 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर या लिक्विड थर्मोमीटर। तो पायरोमीटर होता है ये जो उच्च ताप नापता है, और उच्च ताप नापता है विकिरण तापमापी या रेडिएशन थर्मोमीटर, ठीक है।
चलिए 208 देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 208 में कह रहा है द थर्मामीटर विच यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस, है ना, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापे। तो देखिए वही अगेन आ गया कि नहीं, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्व विकिरण थर्मामीटर या वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो टोटल रेडिएशन जो पायरोमीटर होगा ये मापता है ना, ये सब मापते हैं पायरोमीटर जो होते हैं, पायरोमीटर क्या नाम है, जो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान होता है वो पायरोमीटर नापता है। और मिनिमम पायरोमीटर को चाहिए 700 डिग्री सेल्सियस, कितना, 700 डिग्री से 4000 डिग्री सेल्सियस तक नापता है ये। चलिए 209 क्या कह रहा है, पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पायरो हीलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सनस्पॉट्स, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। तो क्या करता है ये मेजर, ये करता है सोलर रेडिएशन को। पायरो हीलियोमीटर क्या मेजर करता है, सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, ठीक है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। तो ये मेजर करता है वायु दाब, गैस का दाब, द्रव का दाब या सतह पर तेल का दबाव, एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या ऑयल प्रेशर ऑन सरफेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैनोमीटर। मैनोमीटर जो होता है गैस का प्रेशर मेजर करता है, क्या, गैस का प्रेशर। एयर प्रेशर अभी बताया था बैरोमीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर हो गया आपका, और इसके लिए ऑयल प्रेशर गॉग आता है वो मेजर कर लेता है, ठीक है। 211 कह रहा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो देखिए आसान हो गया ना, अभी बताया बोरोमीटर। हाइड्रोमीटर डेंसिटी मापता है, मैनोमीटर क्या नापता है, प्रेशर ऑफ गैस नापता है, अभी बताया था ऊपर। और हाइग्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, ठीक। तो ये तो अभी मैंने ऊपर बता दिया, ह्यूमिडिटी को क्या नापता है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर ये आपको पता ही है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापेगा, ठीक है। चलिए 213 पे आ जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है। थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिस्कारी और जंक्शन डायोड आवर्धक। यानी थर्मो रजिस्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है, कैपेसिटर होता है थर्मोमीटर, और बाईपोलर रेक्टिफायर और जंक्शन डायोड एम्पलीफायर। कौन सा सही है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो थर्मोमीटर रजिस्टर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है। चलिए 218 देखते हैं, कह रहा है रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपी लहरों का आयाम या ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। तो क्या यूज़ होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ सीस्मिक वेव या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो रिक्टर स्केल आपको आसानी से ये चीज़ आ गई होगी, एम्पलीट्यूड मेजर करता है सीस्मिक वेव की, जब अर्थक्वेक आता है ना, तो भूकंपीय लहरों की जो आयाम होता है उसको नापता है रिक्टर स्केल, ठीक है। 219 कह रहे हैं निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, सीस्मोग्राफ, स्टैथियोस्कोप, कॉस्मोग्राफ या पेरिस्कोप। तो बहुत ही आसान है, सीस्मोग्राफ यूज़ करता है सीस्मिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। सुमेलित करना है 220 में अपने को मैचिंग करनी है, ये भूकंप अमीटर, ऊंचाई सीस्मोग्राफ, विद्युत धारा अल्टीमीटर, प्रतिरोध ओम। तो इसको सही से मैच करना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थक्वेक सीस्मोग्राफ नापता है, इलेक्ट्रिक करंट अमीटर नापता है, रेजिस्टेंस ओम नापता है और हाइट को अमीटर नापता है, ठीक है। बेहद ही आसान था ये, ठीक। हिंदी में बता देते हैं, भूकंप सीस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर, प्रतिरोध ओम। तो यानी 220 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 221 देखते हैं क्या कह रहा है, मैचिंग करनी है इसको भी हमको 221 में। एनीमोमीटर, सीस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या नापता है, एनीमोमीटर अभी मैंने बताया विंड वेलोसिटी नापता है, क्या नापता है, विंड वेलोसिटी। यानी ए का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक नापता है, सीस्मोग्राफ क्या नापता है, अर्थक्वेक नापता है। और दूसरा क्या है आपका बैरोग्राफ, बैरोग्राफ क्या नापता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है, ठीक। तो 221 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 222 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है फिर से वही, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है इसमें। मैनोमीटर दाब नापता है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति और सीस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। तो आसानी से पता कर सकते हो, सीस्मोमीटर क्या नापता है भैया, अर्थक्वेक को नापता है ना सीस्मोमीटर जो होता है, तो सीस्मिक वेव मापेगा क्या, सीस्मोमीटर, ठीक। अगला, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर ले लेता है तो तराजू की रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी,
रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या होगा, मैन स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली। ठीक, आप खड़े हो, गहरी सांस ले लो, ठीक, तो क्या असर पड़ेगा, आपके जो तराजू है उसकी रीडिंग पे घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर आप गहरी सांस ले लो, खड़े हो ऐसे, तो सारी रीडिंग उसकी घट जाती है उसकी। ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होने लगता है इस वजह से। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ऐसे ऐसे कपड़े घुमाती है ना, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम पराशरण या विशरण, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 225 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश क्या होती है, जिसमें दिशा और आपका परिमाण यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों हो। समय, चाल, विस्थापन या दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो आसान है दोस्तों, ये भी काफ़ी आपको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। भाई ये बोलोगे ना कि आप अपने घर से स्कूल गए हो तो विस्थापित हुए हो यानी डिस्प्लेस हुए हो, कि स्कूल गए हो, भाई किस स्थान पे गए हो और कितनी दूरी पे वो स्कूल है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, बाकी ये सब अदिश राशि या कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 226 देखते हैं, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी कह रहा है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड पावर में। काइनेटिक, पोटेंशियल, सोलर या रेडिएंट एनर्जी। तो इसका हो जाएगा सही गतिज ऊर्जा हो जाएगा या काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए। ठीक है, 227 देखते हैं क्या कह रहा है, फिर से मैचिंग करनी है अपने को। ठीक है, ये ऊर्जा रूपांतरण है और ये उपकरण या तंत्र है, एनर्जी कन्वर्जन और डिवाइस या मैकेनिज्म। ठीक है, ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा, द्रव्यमान से ऊष्मा, गर्मी के लिए रासायनिक और प्रकाश। ठीक है, कार ब्रेकिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, फ्यूल कंबंशन। मैच करिए भैया, मतलब हीट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, इसमें से पहचानिए आप, बहुत ही आसान है। तो हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है सोलर सेल। ठीक, कौन बनाता है, सोलर सेल बनाता है, पहली चीज़। दूसरा, इलेक्ट्रिक से साउंड एनर्जी कौन बनाता है, भाई लाउड स्पीकर करंट दिया, गाने बजने लग गए। मास से हीट जनरेट कौन करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, यूरेनियम मास से हीट जनरेट करेगा। और केमिकल टू हीट एंड लाइट कौन देता है, केमिकल टू हीट एंड लाइट, फ्यूल कंबंशन है ना। केमिकल ही तो है, हीट और लाइट दे देता है, फ्यूल कंबंशन। यानी 227 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। ऊष्मा से विद्युत क्या हो जाएगा, ऊष्मा से विद्युत आपका सोलर सेल, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा न्यूक्लियर और गर्मी के लिए रासायनिक ईंधन देन। ठीक है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों कि इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड, बिकॉज बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न के ऑप्शन थोड़े बचकांड लगते हैं, तो आराम से ये हो जाता है कि बर्फ सख्त है इसलिए नहीं, इस टाइप का नहीं, थोड़ा साइंटिफिक आपको ढूंढना पड़ता है। वो साइंटिफिक आपको दिख रहा है डी है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण नहीं होता, इसलिए उसमें मुश्किल होता है चलना, और फ्रिक्शन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ हम आसानी से चल सकते हैं, यानी आइस हैज़ अ लेसर फ्रिक्शन देन रोड। ठीक, चलिए 229 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर उससे निकाले हुए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है इसलिए। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं इसलिए। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है इसलिए। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। The weight of moving object is less. The wheels tend to sleep initially. There is less friction once the cart start moving. या practice makes perfect. तो आसान है, लॉजिकल है, बिल्कुल कम फ्रिक्शन होता है इसलिए, है ना। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, इस वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये आज लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो 50 क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा आपको बाइलिंगुअल में। ठीक है, बाइलिंगुअल में डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समय की अभाव है इसलिए आज 50 कराते हैं। अगर
कल 2 ऐसा करेंगे 70 करा देंगे, 300 कंप्लीट करा देंगे। परेशान मत होइए, बहुत जल्दी ये ख़त्म करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और बाकी भी इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार आप फॉलो करेंगे तो उसका पेड कोई टेस्ट सीरीज़ मटेरियल जरूर लगाइए। टेस्ट सीरीज़ के बिना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है प्रीलिम्स निकालने में, ठीक है। तो पूरा कंटेंट आपको, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए, लिमिटेड PYQ हर सब्जेक्ट के, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है आप ग्रुप में डाउट डिस्कशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट